हे चैंपियंस, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का डिस्क्राइबिंग मोशन वन शॉट को इतना प्यार देने के लिए। अब इसके बाद जो नया चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर जो है हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन, इस चैप्टर का वन शॉट लेकर आ चुका हूं मैं। इस वन शॉट में भी मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर कवर करवाने वाला हूं और सेम इसी वे में आपका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, देन उसके बाद फोर्थ चैप्टर दैट इज साउंड, सब कुछ कवर होने वाला है। तो इस चैप्टर की बारी है आज, चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों से आगे ढेरों सारे सवाल पूछने वाला हूं। आपको हर एक सवाल को सुनना है, सवालों के जवाब देने हैं और जब आपका वन शॉट कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके बताना है कि आपको ये लेक्चर कितना अच्छा लगा। और एक और काम कर सकते हो, आप जो है आउट ऑफ 10 रेट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, जैसा भी जो भी आपको फील हो कि लेक्चर कैसा लगा, आउट ऑफ 10 आप उसकी रेटिंग जरूर देकर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई रेस्ट का मतलब क्या होता था? हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, यानी उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है विद टाइम, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं रेस्ट में है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आप अपने घर की बात करें कि भाई आपका जो घर है क्या वो चल के कहीं और चला जाता है? आपके घर के बाहर जो पेड़ है क्या वो मूव करता है विद टाइम? तो आंसर इज नो। तो सर वो सभी चीजें जो कि समय के साथ पोजीशन नहीं बदलती हैं उनको हम कहते हैं रेस्ट में है वो। और वहीं पर वो सारी चीजें जो अपनी पोजीशन बदल रही होती हैं विद टाइम हम कहते हैं वो मोशन में है। जैसे अगर आप अपने घर के बाहर विंडो से देखें तो एक कुत्ता भाग रहा है, उसके बाद कार चल रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन विद टाइम चेंज कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये मोशन में है। अच्छा, रेस्ट एंड मोशन तो हम पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके थे, लेकिन अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। सवाल ये है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर आना है तो मैं कैसे लेकर आऊंगा? या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी मूव कर रहा है, मुझे उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेकर आना है, रोकना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे दो एग्जांपल लेते हैं और दो एग्जांपल से इन दोनों कहानियों को समझते हैं। हमारे पास एक फुटबॉल है, ये रही एक फुटबॉल जो कि अभी ग्राउंड पर रखी हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये फुटबॉल यहां पर कब तक रहेगी? तो आप कहेंगे सर जब तक कि इसको कोई किक ना करे, ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक कार है जो मेरी चल रही है, अब ये कार को मुझे रोकना है, तो ये कार कैसे रुकेगी? बहुत सिंपल है सर, फुटबॉल रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि कोई इसको आकर किक ना करे, और ये कार जो कि मोशन कर रही है, मूव ही करती रहेगी जब तक कि हम इस पर ब्रेक ना लगाएं, ये रुकेगी नहीं। ये बात हमको समझ में आ गई सर। अच्छा, तो वो कौन सी चीज है जो कि इस फुटबॉल को रेस्ट से मोशन में लेकर आ रहा है और इस कार को मोशन से रेस्ट में लेकर आ रहा है? क्या इस कार के अंदर या फिर ये जो हमारी फुटबॉल है ये खुद इतने कैपेबल हैं इंटरनली, ये इंटरनली अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं? क्या ये फुटबॉल अपने आप अपने साइज को, अपने शेप को चेंज कर सकती है, अपने आप रेस्ट से मोशन में आ सकती है? द आंसर इज नो। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनली वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज कर पाए। यानी हमें बाहरी कोई चीज का यूज करना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट का यूज करना पड़ेगा अगर हम इनके अंदर बदलाव चाहते हैं तो सिंपल सा एक लाइन में हम कहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर आना हो या किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लेकर आना हो, हम एक एक्सटर्नल एजेंट का यूज करते हैं और उस एक्सटर्नल एजेंट को कहा जाता है फोर्स। फोर्स अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कह देंगे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि भाई मुझे इस पेन को तोड़ना है, कैसे टूटेगा? मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, इसके शेप को, इसके साइज को मैं बदल देता हूं, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, मुझे उसके मोशन की डायरेक्शन को बदलना है। जैसे कि अब सिंपल सा एक आपको एग्जांपल लेता हूं कि मैं यहां पे बैटिंग कर रहा हूं, आप वहां से बॉल फेंकते हैं, बहुत तेजी से बॉल आती है और मैं अपने इस बैट से बॉल को हिट करता हूं। अभी बॉल की डायरेक्शन क्या थी? आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने जब उस बॉल को हिट किया बैट से, तो अब वो बॉल मेरी तरफ से आपकी तरफ जा रही है, यानी बॉल की डायरेक्शन बदल चुकी है। और वो क्यों बदली? क्योंकि मैंने उस बॉल को हिट किया, यानी उस पर एक फोर्स लगाया। तो यही एक सिंपल सा एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हैं कि फोर्स क्या है। बात करें फोर्स की, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन होती है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। सर इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्यों जरूरत पड़ता है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलो एक छोटे से एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मैंने कहा कि यहां पर ये चिंटू है, चिंटू को आप लोग धक्का दीजिए, चिंटू को धक्का देके इसको गिरा दीजिए। तो एक छोटा सा सवाल दिमाग में आ सकता है कि सर चिंटू को मैं लेफ्ट से धक्का दूं, राइट से धक्का दूं, आगे से धक्का दूं कि पीछे से धक्का दूं? राइट, दे सकते हैं ना। आप चिंटू को लेफ्ट से भी धक्का दे सकते हो, आप उसको राइट से भी धक्का दे सकते हो, आप उसको पीछे से धक्का दे सकते हो, आप उसको सामने से फ्रंट से धक्का दे सकते हो, यानी आप इसको कहीं से भी गिरा सकते हो। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैंने चिंटू को लेफ्ट साइड से पुश किया तो वो राइट साइड में गिर जाएगा। तो आपने पुश किया, आप धक्का दे रहे हैं, वो कांस्टेंट है, लेकिन आप उसको कहां से धक्का दे सकते हैं? वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको अगर उस चीज को स्पेसिफाई करना है तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई फोर्स जब कहीं पर लगता है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो ये होता है हमारा फोर्स। नाउ आगे बढ़ते हैं और जरा फोर्स की वो डेफिनेशन जो कि हम छोटे में पढ़ते आ रहे हैं उस डेफिनेशन को समझते हैं। तो यहां पर देखो, एक कार है जो कि खराब हो चुकी है और ये ट्रक क्या कर रहा है? इस कार को लेकर जा रहा है, टो कर कर लेकर जा रहा है। ये ट्रक इस कार को टो करके लेकर जा रहा है, मूव करवा रहा है। अब वो कह रहा है कि जब इस कार पर फोर्स लगाया जा रहा है तो ये कार रेस्ट से मोशन में आ रही है, और जो बॉडी इस पर फोर्स लगा रही है कार उसी बॉडी के पास में आ रही है। ट्रक कार पर फोर्स लगा रहा है और कार जो है ट्रक के पास में आती जा रही है। तो जब कभी भी आप फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी के पास में आता है तो उसे हम कहते हैं पुल। तो हम कह देंगे वी कैन से दैट द कार इज बीइंग पुल्ड बाय टोइंग वैन। और यहां पर फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी फोर्स इज अ पुल। आप दरवाजे को जब खोलते हैं तो वो आपकी तरफ आ रहा है, पुल। आप दरवाजे को जब बंद करते हैं तो आपने उस दरवाजे को धक्का दिया जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी से दूर जा रहा है, तो वो हो जाता है पुश। तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है फोर्स की और वो ये होती है कि एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स एंड फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसका जो रीजन है वो है हमारा फोर्स। और सिंपली आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि क्या आप फोर्स को देख सकते हैं? द आंसर इज नो। फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को देखा नहीं जा सकता है। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो हम उस फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं, क्योंकि जब कभी भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो फोर्स कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। हम उन इफेक्ट्स को देख सकते हैं या फिर उन इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि हाँ, इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे कि एक फुटबॉल है, ये रेस्ट पे थी और ये अब मोशन में आ गई। क्यों? जब हमने इसको किक किया, यानी हमने इस पर फोर्स लगाया। एक बॉल है जो कि मोशन कर रही थी और हमने अपने हाथों से उस बॉल को रोक दिया क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगाया, यानी हम फोर्स की हेल्प से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं। हम फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल सकते हैं, जैसे कि आप चल रहे हैं, मैंने आपके पीछे से आपको धक्का दे दिया तो अब आप दौड़ने लगेंगे। हम फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, जैसे अभी बॉल वाला एग्जांपल दिया था। हम फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को बदल सकते हैं। यहां पर देख सकते हो मिट्टी के घड़े बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी आप दिन में बहुत सारी तोड़फोड़ करते हैं, वहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं। तो आप फोर्स को देख नहीं सकते हैं, लेकिन फोर्स के इफेक्ट को आप सीन कर सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं। फिर आता है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। क्या होते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स? तो बैलेंस फोर्स का मतलब है जब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो तो उसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, एंड जब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स नॉन जीरो हो तो अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। जब कोई बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगता है तो बॉडी आपका मोशन नहीं कर सकती है, ना ही वो अपनी स्टेट बदल सकती है। यानी अगर यूनिफॉर्म मोशन करिए तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। बट अनबैलेंस फोर्स लगता है तभी बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं, यानी ओनली अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो नॉर्मल अभी तक बातें थी जो कि हमने कही। अब आता है असली कैलकुलेशन, या कहें हम असली यहां पर रिलेशन। तो गैलीलियो नामक एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोशन के बारे में कुछ पढ़ाई की, मोशन के बारे में कुछ एनालिसिस किया और उन्होंने अपना जो स्टडी है वो दुनिया के सामने रखा। उन्होंने दुनिया के सामने रखा सिर्फ मोशन के बारे में। फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि होते हैं न्यूटन, और न्यूटन क्या करते हैं, इन गैलीलियो की स्टडी को कंटिन्यू करते हुए फिर हमें लॉज ऑफ मोशन देते हैं। तो सबसे पहले हम मोशन की बात करें। अच्छा, गैलीलियो से पहले भी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, अरिस्टो नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने ये कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट होती है वो रेस्ट होती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पर वो रेस्ट में रहता है। उनकी स्टडी को फर्दर गैलीलियो ने थोड़ा सा पढ़ा और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या था एक्सपेरिमेंट? चलिए उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और समझते हैं। तो गैलीलियो ने दो
यहां पर मैं दिखाता हूं गैलीलियो ने किया क्या दोस्त, कि गैलीलियो ने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए। इन्होंने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए, एक ये और इसके जस्ट सामने इन्होंने एक और प्लेन बनाया। इन्होंने ये कंसीडर किया कि ये जो दोनों प्लेन है एकदम फ्रिक्शनलेस हैं, ये दोनों प्लेन एकदम फ्रिक्शनलेस है, यानी इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इस फर्स्ट वाले प्लेन पर इन्होंने एक मार्बल की बॉल रखी, एकदम स्मूथ, जिसका फ्रिक्शन इन्होंने 0 माना। ये जो बॉल है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर रखी थी इन्होंने, तो ग्राउंड से ये बॉल की जो हाइट थी वो थी h। इन्होंने क्या किया, इस बॉल को इस प्लेन से रिलीज कर दिया, और ये दोनों आइडेंटिकल प्लेन है, यानी दोनों ही सेम एंगल पर है, दोनों प्लेन आपके सेम एंगल पर हैं। जैसे इन्होंने मार्बल बॉल को रिलीज किया, दोनों सरफेस को फ्रिक्शनलेस माना, यानी इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। इन्होंने क्या नोटिस किया कि ये जो मार्बल बॉल है वो नीचे धड़कते हुए आई, और फिर इस सेकंड प्लेन पर वो बॉल ऊपर चढ़ती है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये बॉल उतना ही ऊपर चढ़ती है, उतनी ही हाइट पर चढ़ जाती है जितनी हाइट से इसको रिलीज किया गया था। यानी h हाइट से बॉल को जब हमने रिलीज किया तो गैलीलियो ने क्या देखा कि वो बॉल सेकंड प्लेन पर भी h हाइट अटेंड कर ली। उन्होंने कहा यार हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है एक बार हो गया। तो उन्होंने वापस क्या किया, ये जो सेकंड प्लेन है इसके इंक्लाइनेशन को कम कर दिया। गैलीलियो ने सेकंड प्लेन के इंक्लाइनेशन को कम कर दिया, और अब इसको जो है थोड़ा सा और इंक्लाइन कर दिया, इसको थोड़ा सा और उन्होंने इंक्लाइन कर दिया। और अब जो उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन किया, वो उस ऑब्जर्वेशन ने उनकी होश उड़ा दिए। क्या देखा उन्होंने कि पहले इंक्लाइनेशन सेम था, लेकिन अब थोड़ा सा कम इंक्लाइनेशन हो गया है। और इस कंडीशन में जब बॉल को रोल किया गया तो उन्होंने ये नोट किया कि बॉल जो है इस सेकंड प्लेन पर रोल डाउन करते हुए जा रही है, जा रही है, जा रही है, और इस बार बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, लेकिन अगेन बॉल वापस से उसी हाइट तक पहुंची जिस हाइट से उसको रिलीज किया गया था। यानी बॉल ने अब पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जैसे ही वो h हाइट पर गई, जितनी हाइट से उसको रिलीज किया गया था, वो बॉल रुक गई। तो यार ऐसा कैसे हुआ, पहले तो वॉल ने कम डिस्टेंस कवर की थी, अब उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, लेकिन अगेन वो h हाइट ही अटेंड कर रही है। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बॉल को पता है कि मुझे कितनी हाइट से गिराया गया है, और जितनी हाइट से मुझे रिलीज किया गया है मुझे उतनी ही हाइट अटेंड करनी है। तो इन्होंने फिर इसमें थोड़ा सा और चेंज किया, और ये जो हमारा प्लेन था, अब इन्होंने इस प्लेन को एक फ्लैट सरफेस बना दिया। इन्होंने इस प्लेन को एक फ्लैट सरफेस बना दिया, और उसके बाद फिर देखा ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब क्या होता है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, ये बॉल इस प्लेन पर अब मूव करते हुए जा रही है, और मूव करते हुए जा रही है, और ये रुक नहीं रही है। बहुत देर से ये बॉल मूव करते जा रही है, मूव करते जा रही है, मूव करते जा रही है, क्योंकि उस बॉल को सिर्फ एक बात पता है कि मुझे जितनी हाइट से रिलीज किया गया था मुझे वही हाइट अटेंड करनी है। लेकिन अब सेकंड वाला प्लेन तो इंक्लाइंड नहीं है, वो तो एकदम फ्लैट सरफेस हो गया। तो बॉल मूव करते गई, करते गई, करते गई, और उसको कहीं हाइट मिल नहीं रही है, तो वो सिर्फ मूव करते हुए ही जा रही है। यानी गैलीलियो ने ये कंक्लूजन दिया कि अगर इस बॉल पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स ना लगे, कोई भी फोर्स इसके मोशन का अपोज ना करे, तो ये बॉल कंटिन्यूअसली मूव करते हुए जाएगी। अच्छा, अब इनकी ये जो स्टडी थी गैलीलियो की, इसकी स्टडी को न्यूटन आते हैं, और उसके बाद न्यूटन जो है अपनी इन दोनों की स्टडी को कंक्लूजन देते हैं, और फिर वहां से शुरुआत होती है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की। तो जो गैलीलियो की स्टडी थी वो हमने सुनी, फिर न्यूटन आते हैं, और न्यूटन जो है गैलीलियो की स्टडी मोशन वाली, उस मोशन में फोर्स को वो मिला देते हैं कि क्या फोर्स एंड मोशन के बीच में कोई रिलेशन है। उन्होंने अपनी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियोज रिजल्ट अपनी स्टडी की, और उन्होंने फिर एक कंक्लूजन दिया कि यस, जो फोर्स है और जो मोशन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। और फिर उन्होंने फोर्स एंड मोशन के बारे में तीन फंडामेंटल लॉज प्रेजेंट किए, तीन फंडामेंटल लॉज प्रेजेंट किए, जिनको लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है, जिनको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है। यानी कहानी की शुरुआत गैलीलियो ने की, और फिर उसका खत्म आइजैक न्यूटन करते हैं तीन लॉज देके, और उन्हें हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें इनर्शिया नामक एक चीज को समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया आप लोगों ने पढ़ा है, एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करती है। यानी कोई भी बॉडी नहीं चाहती है कि उसके अंदर बदलाव हो। एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जिस टेबल पर बैठ के आप इस लेक्चर को देख रहे हैं,
सॉरी चेयर पे बैठे होंगे, टेबल पे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जिस टेबल पे आप अपनी बुक्स रख के पढ़ाई कर रहे हैं, वो टेबल आपके रूम में कब तक रहेगी? एक छोटा सा सवाल है। तो सर बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, जब तक कि हम उस टेबल को उठाकर या खींचकर या धक्का देकर वहां से मूव ना करवा दें, वो टेबल अपनी पोजीशन नहीं बदलेगी। यानी 100 साल बीत जाए, 200, 300, 400 साल बीत जाए, आप रहें चाहे ना रहें, वो टेबल वहीं रहेगी। वो अपनी पोजीशन खुद से नहीं बदल सकती है। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, देन ओनली आप उसकी पोजीशन को बदल सकते हैं। और इनर्शिया वही चीज है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। और ये इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास पर। जैसे देखो यहां पर, ये आपने बहुत बार देखा होगा, यहां पर प्लेट्स रखी हुई है, कपड़ा है, कपड़े को खींचा गया, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी पोजीशन पे ही रहे, क्योंकि वो प्लेट्स पहले भी रेस्ट पर थे और अभी भी रेस्ट पर, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था और रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। फिर आपने देखा होगा जब कोई ऑब्जेक्ट रनिंग, कोई इंसान रनिंग करते हुए आता है, या फिर क्रिकेट, अभी आईपीएल चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा जब रनिंग करने के लिए आते हैं तो रन जब लेते हैं तो एकदम जो लाइन होती है उस लाइन पर जाकर रुक नहीं जाते हैं, वो प्लेयर्स कंटिन्यू करते हैं, कुछ दूर तक आगे दौड़ पाते हैं, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उनकी बॉडी एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाती है, वो मूव करती रह जाती है। और इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। जैसे लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि an object remains in the state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by an applied force। यानी applied force के बिना ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता है। ये हमारा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके आगे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम। आखिर ये मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि इसी के बाद न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है जो कि मोमेंटम के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले मोमेंटम को डिस्कस करते हैं, और इसके लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर एक दीवार है और एक फौजी है जिसके हाथ में एक बंदूक है। अगर यह फौजी बंदूक से गोली को फायर करता है तो क्या होगा? क्या इस दीवार में होल होगा? क्या इस दीवार में छेद हो जाएगा? यस और नो? बहुत सिंपल है, देख लेते हैं एक बार फायर करके। अपने फौजी भाई को बोलते हैं कि यार एक बार फायर तो करके देखो। उसने फायर किया और उसने क्या देखा कि जो दीवार है, बुलेट ने उस दीवार को पेनिट्रेट कर दिया और उसमें एक होल हो गया। ओके, समझ में आ गया हमें। अब हम एक और नई चीज ट्राई करते हैं। सेम वही दीवार लेते हैं, एक हमारा दोस्त है, वो बोलता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, इतना सिंपल सा टास्क है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसको कहीं से एक बुलेट मिल जाती है और वो बुलेट को कहता है कि लो ये दीवार पर मैं अगर बुलेट फेंक के मारता हूं तो भी इस दीवार में होल हो जाएगा। तो हमारा दोस्त ट्राई करता है, खैर फौजी नहीं है वो, तो उसने क्या किया, उसने एक बुलेट लिया और बुलेट को फेंक के मार दिया, लेकिन दीवार में कोई भी होल नहीं हुआ। अगर आप बात करें तो भाई बुलेट तो सेम है दोनों ही केसेस में बुलेट सेम है, फिर भी पहले केस में इस दीवार में होल हो जाता है बट सेकंड केस में नहीं होता है। क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? तो बताइए फटाफट रीजन, तब तक मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इसी दीवार में मैं क्या करता हूं, अपने एक दोस्त को जो कि साइकिलिस्ट है उसको बोलता हूं कि भाई साइकिल चलाते हुए और आके दीवार से टकरा जाओ। तो ये आता है और साइकिल चलाते हुए आके दीवार से टकराता है, दीवार में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उसी दीवार पर एक मूविंग ट्रक आता है और आके दीवार से टकराता है तो वो दीवार टूट जाती है। क्या आखिर ऐसा हो रहा है कि साइकिल जब मूव करते हुए आके टकरा रही है तो दीवार नहीं टूटती है, लेकिन एक मूविंग ट्रक आके जब टकराता है तो दीवार टूट जाती है? तो यहां पर एक कंक्लूजन निकल के आता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन कंटेन है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है और ना ही वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट केस में बुलेट दोनों ही केसेस में सेम थी, यानी मास दोनों ही केसेस में सेम था, लेकिन पहली बार गन से बुलेट को फायर कर रहे थे तो वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही थी और सेकेंड टाइम हम उस बुलेट को हाथ से फेंक रहे थे तो उसकी स्पीड कम थी। और इस केस में दोनों ही मोशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ट्रक और साइकिल भी, साइकिल और ट्रक दोनों स्पीड से मोशन कर रहे हैं, लेकिन साइकिलिस्ट का जो मास है वो कम है, वही ट्रक का मास ज्यादा है। यानी हम इन दो एग्जांपल से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है और ऑब्जेक्ट का जो मास है, ये दोनों मिलके हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं और जो ये कहती है कि बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेन है। तो यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, The effect of one object striking another object depends both on the mass of the object and its velocity। कि कितनी तेजी से वो ट्रेवल कर रहा है और किस मास के साथ ट्रेवल कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट का एक
इफेक्ट जब वो किसी चीज से टकराता है। तो यहां पर मोमेंटम जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम जो होता है वो कहलाता है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी which is defined as the product of mass and velocity of an object, which is defined as the product of mass and velocity of an object। इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से, वेलोसिटी को v से। तो मोमेंटम हो जाएगा p इक्वल्स टू m इंटू v। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ p यानी मोमेंटम वो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे P यानी मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये मोमेंटम समझ में आ गया। अब देखो एक चीज अगर हम देखें तो मोमेंटम में दो चीजें हैं, मास और वेलोसिटी है। फॉर अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, फॉर कांस्टेंट मास ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास नहीं बदल रहा है, फिक्स है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जैसे आपका ही मैं एग्जांपल लेता हूं, या लेट्स सपोज मैं एक कार का एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास एक कार है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है। ये कार जो कि रेस्ट पर है और इसका मास है m, कार का मास है m, इनिशियली रेस्ट पर है। हम क्या करते हैं, इस कार में एक रस्सी बांधते हैं और इस रस्सी को बांध के हम इस कार को आगे की तरफ खींचते हैं, टो करते हैं, यानी हम इस कार को पुल करते हैं। तो अब ये कार रेस्ट से स्टार्ट करके मूव करने लग जाएगी, यानी इनिशियली ये रेस्ट पर है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये कार मूव करने लगी और हमने क्या देखा कि कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद जब ये कार इस पॉइंट पर पहुंचती है, तो अब इस कार ने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। बट स्टिल जो कार है उसका मास तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमने देखा कि जब हम इस कार पर एक फोर्स लगा रहे हैं, इस कार की वेलोसिटी बदल रही है, इस कार की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो इस पॉइंट पर कार का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू होगा, और इस पॉइंट पर कार का जो फाइनल मोमेंटम है वो हो जाएगा m इंटू वी। यानी कार के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, और ये जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ये आ रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम बदल जाता है, और यहीं से हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो बदलाव आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो बदलाव आ रहा है, वो जो मोमेंटम में चेंज है विद टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के। ये होता है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर आप इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। और आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F is directly proportional to dp upon dt। नाउ हमें ये प्रोपोर्शनल साइन पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन के को हटा के वहां पर हम इक्वल टू साइन लगाते हैं। बट वेट, आपको पता है अगर प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इक्वल टू अपने साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को भी लेकर आता है। तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है कि ये हो जाएगा dp अपॉन dt। dp अपॉन dt जो k है वो है आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू है 1 आती है बाय एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट किया होगा न्यूटन जी ने और उन्होंने फाइंड किया कि k की वैल्यू आती है 1 बाय एक्सपेरिमेंट, और k क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल को हटाने पर ये आता है। अब जब k की वैल्यू 1 होती है तो k की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में अगर रख देंगे, अगर हम k की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख दें तो k 1 हो जाएगा, और जो हमारा नया फॉर्मूला है वो बन जाएगा dp अपॉन dt। यहां पर p है मोमेंटम, और हमें पता है कि जो p है मोमेंटम, p बराबर होता है m इंटू v। तो यहां पर इक्वेशन 2 में p की जगह m इंटू v रख देता हूं, तो हो जाएगा f बराबर d m इंटू वी अपॉन dt। चूंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा यहां से, और ये हो जाएगा m dv अपॉन dt।
अब dv अपॉन dt हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv अपॉन dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो होता है एक्सेलरेशन, यानी dv अपॉन dt को हम लिख सकते हैं a। तो ये जो हमारा इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 बन जाएगा F बराबर m इंटू a, और ये हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है, ना कि ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। दिस इज नॉट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें ये फॉर्मूला मिलता है, एंड दिस फॉर्मूला इज कंडीशनल, दिस फॉर्मूला इज कंडीशनल, इट मींस यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, only applicable when mass of object is constant। अब सवाल आता है कि सर हमने तो समझा, सुना है, पढ़ा है कि मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, फिर आप ये क्यों लिख रहे हैं? तो बेटा मास हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, मास वेरी करता रहता है, आप बस उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। एग्जांपल बताओ, जब आप सुबह स्कूल बस में बैठ के जाते हो तो स्कूल बस में ढेर सारा डीजल डलता है, और जब स्कूल बस आगे बढ़ती है तो डीजल जलता है ना, डीजल खत्म होता है, तो ओवरऑल मास तो कम हो रहा है ना। लेकिन चूंकि बस का मास बहुत ज्यादा है और डीजल जो जल रहा है उसमें बस के मास के कंपैरिजन में वो बहुत कम है, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन मास तो कम हो रहा है ओवरऑल। लेकिन इन केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन जो मास कम होता है रॉकेट प्रोपल्शन के टाइम पे, वो कंसिडरेबल होता है, तो आप ये फॉर्मूला F बराबर m रॉकेट प्रोपल्शन के टाइम पे नहीं लगा सकते हैं। तो दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। फिर आता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो बड़ा सिंपल सा है, अभी जो हमने एग्जांपल देखा था कि जब ट्रक जाके दीवार से टकराएगा तो क्या सिर्फ दीवार टूटेगी, ट्रक नहीं टूटेगा? तो आपका आंसर है सर ट्रक भी टूटेगा, ट्रक भी टूटेगा, क्योंकि दीवार पर ट्रक ने फोर्स लगाया और उसके बदले में दीवार ने ट्रक पर फोर्स लगाया, तो दीवार भी टूट गई, ट्रक भी टूट गए। अभी अगर आप अपने हाथ से अपने गाल पे एक चाटा मारे तो आपके गालों को दर्द तो होगा ही, साथ में साथ आप में कि हाथों को भी दर्द होगा। द रीजन इज आपके हाथ ने गाल पर फोर्स लगाया और उसके बदले में गाल ने हाथ पर फोर्स लगाया। तो आप कहेंगे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये होता है उसका स्टेटमेंट। The third law of motion states that every action force has equal and opposite reaction which act simultaneously। simultaneously का मतलब है वो दोनों एक ही समय पर लगते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्शन पहले लग जाए रिएक्शन बाद में लगे। जैसे यहां पर एक रॉकेट प्रोपल्शन हो रहा है, रॉकेट आगे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, जो आपका फ्यूल गैसेस है रॉकेट की वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके बदले में जो अर्थ है वो एक इक्वल फोर्स लगा रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वही क्या कर रहा है, रॉकेट को प्रोपेल कर रहा है इनटू द स्पेस। अब एक चीज, जो एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है वो आपके दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, तो आप यहां पर एक नोट लगा कर लिख लेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू different bodies, that's why they do not cancel each other। अगर एक ही बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन एक्शन तो कहां लग रहा है, एक्शन आपका अर्थ पे लग रहा था और रिएक्शन लग रहा है रॉकेट पे, तो दोनों अलग अलग हो गई, तो इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। अब यहां पर एक और चीज, एक और एग्जांपल देख लेना। एक तो आपने रॉकेट प्रोपल्शन का देख लिया, अब क्या हो रहा है, आपने देखा होगा ट्रैम्पोलिन पार्क में, अब ये बच्चा जब इस रबर वाली शीट पर कूदता है तो नीचे की तरफ क्या लगाता है, एक्शन, वो रबर की शीट स्ट्रेच होती है और उस एक्शन के बदले में इस बच्चे पर ऊपर की तरफ लगाती है रिएक्शन। अब देखो रबर की शीट को तो बांध रखा है ना, यहां पर वो फिक्स है, इसलिए रबर की शीट जो है नीचे ज्यादा नहीं जा रही है, लेकिन ये बच्चा तो कहीं बंधा नहीं है, जब बच्चे पर रिएक्शन लगता है तो ये ऊपर उछल जाता है, तो ये होता है ना, इस बच्चे ने लगाया एक्शन, बदले में इस पर लगा रिएक्शन, और इसी वजह से ये जंप कर रहा है एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से। तो यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम इसको समझें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, तो देखो
जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आया था वो क्या आया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, अगर किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो क्या होगा, तो हम F एक्सटर्नल ऊपर इक्वेशन 1 में क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ये dt का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो जो dp है वो हो जाएगा जीरो। dp का मतलब क्या है यहां पर, तो dp मींस चेंज इन मोमेंटम, dp का मतलब है चेंज इन मोमेंटम जीरो है, और चेंज इन मोमेंटम जीरो है इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम को आप लिख सकते हैं ना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर जीरो, और ये हो जाएगा कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। तो इसका मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है हमेशा कंजर्व होता है, यानी किसी इवेंट के, किसी घटना के होने से पहले सिस्टम का कुल मोमेंटम उस घटना के होने के बाद सिस्टम के कुल मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहां पर एक इंसिडेंट हो रहा है, देखिए यहां पर एक ट्रक है और एक कार है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी इनके पास कुछ अपना इनिशियल मोमेंटम होगा, मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो अभी क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और मूव करते हुए जब ये आकर टकराते हैं तो नाउ अब क्या हो गया, इवेंट हो गया। अब टकराने के बाद दोनों जो है अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे और उसके बाद हम इनका मोमेंटम निकाल लेंगे, मास ऑफ ट्रक इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम प्लस मास ऑफ कार इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, और यहां से हमें फाइनल मोमेंटम निकलेगा। और ये जो मोमेंटम आ रहा है, इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले सिस्टम का बराबर फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद सिस्टम का, ये सेम होता है और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। तो देखिए हुआ क्या कि बिफोर कोलिजन ये मूव कर रहे हैं, यहां पर टक्कर हुई और आफ्टर कोलिजन ये हो गया, और यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, दैट इज m1u1 प्लस m2u2, मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बराबर मास ऑफ ट्रक इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ कार इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। यानी टकराने के बाद सिस्टम का कुल मोमेंटम टकराने से पहले सिस्टम के कुल मोमेंटम के बराबर होता है। दिस इज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इस पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या होता है कि जब इस गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो इनिशियली जो है हमारा गन और बुलेट पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, लेकिन जैसे ही बुलेट उस गन से बाहर निकलती है गन पीछे की तरफ आती है, और गन पीछे की तरफ आ रही है, जिस वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ आती है उसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ओवरऑल मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, तो देखो इनिशियली जो है हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन दोनों ही रेस्ट पर है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा जीरो। फाइनल मोमेंटम तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहां से क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन बराबर माइनस का मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और यहां से अगर हम वेलोसिटी ऑफ गन निकालें तो ये हो जाएगा माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाई मास ऑफ गन। ये हो जाएगा हमारा गन का वेलोसिटी, यानी इस वेलोसिटी से जो गन है वो पीछे की तरफ आएगी, एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। अब इसके अलावा एक नया टॉपिक जो ऐड ऑन हुआ है आपके इस नए सिलेबस में, वो क्या है, तो यहां पर सिस्टम ऑफ, एक सिस्टम पर जब कोई फोर्स लगे तो हम उस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां पर एक कोई सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं और ये दोनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से। तो लेट्स सपोज ये हो गया एक 5 kg का ब्लॉक, ये हो गया एक 3 kg का ब्लॉक, एंड दीज बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विथ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और इनमें से किसी एक ब्लॉक पर मैं इधर की तरफ फोर्स लगाता हूं 32 न्यूटन का, तो यहां पर जो पूरा सिस्टम है हमारा वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो सिस्टम का मतलब क्या है, तो सिस्टम का मतलब ये हो जाएगा, ये पूरा, ये जो हमारे मासेस का सिस्टम है
दिस विल एक्ट एज अ सिस्टम। जो हमारी स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस स्ट्रिंग है, तो ये पूरा एज अ सिस्टम होल काम करेगा। जब इस 3 kg वाले ब्लॉक पे मैं 32 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो 3 kg वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा और वो अपने साथ साथ 5 kg वाले ब्लॉक को भी आगे लेकर जाएगा। तो मैं मास ऑफ द सिस्टम निकालूं तो मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। यहां पर m सिस्टम मेरा कितना आ गया, m1 कितना है 5 kg और m2 है मेरा 3 kg, तो मास ऑफ द सिस्टम यहां पर आ गया मेरा 8 kg। मास ऑफ द सिस्टम 8 kg आ गया। अब हम यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे, F बराबर ma। F एक्सटर्नल जो होता है वो किसके बराबर होता है, m इंटू ए के। तो यहां पर जो हमारा A सिस्टम है, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा F एक्सटर्नल अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर A सिस्टम हो जाएगा, F एक्सटर्नल कितना लग रहा है 32 न्यूटन और मास ऑफ द सिस्टम है 8। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हमारा आया वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हमारा 3 kg वाला ब्लॉक है वो भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे मूव करेगा और जो 5 kg वाला ब्लॉक है वो भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे हमारा मूव करेगा। तो ये होता है हमारा, देखो ये होता है हमारा नया टॉपिक जो ऐड ऑन हुआ था। अब वो एक बार जो आपको बुलेट वाला था वो एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो जब हम इस गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाएगी, बुलेट क्या हुआ, बुलेट देखो आगे गई और उसके बदले में गन पीछे आ जाती है, ये रिकॉइल होता है। और ये रिकॉइल वेलोसिटी आपने निकाल लिया है। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू माइनस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। दिस इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। और ये था हमारा पूरा चैप्टर जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया 2 पार्ट्स में। तो अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके फटाफट देखिए। दिस इज योर सेकंड पार्ट। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके बाद हम मिलने वाले हैं आपके फिजिक्स के 3rd चैप्टर में जो कि है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला चैप्टर हम करने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। Unacademy. Let's crack it.